जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले की क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग से संबंधित है? ए दाद एड्स, बी सामान्य जुखाम एड्स, सी पेचिस सामान्य जुखाम, डी मोती झरा तापेदिक। सही जवाब होगा बी सामान्य जुखाम एड्स। सामान्य जुखाम और एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है, क्योंकि जो जुखाम है ये आपके राइनो या कोरोना वायरस से होता है और एड्स जो है ये आपके HIV है ना। एड्स जो है ये HIV विषाणु से होता है और HIV का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु। ठीक, अगर हम लोग दाद की बात करें तो दाद जो है ये कवक, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है। और अगर हम लोग मोती झरा और तापेदिक की बात करें तो ये दोनों जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है, जो कि सल्मोनेला टाइफी और माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। और पेचिस की बात करें, जो पेचिस है ये आपके एंट अमीबा और हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक बालिका जो है वो जादुई दर्पण के सामने बैठी है और वह देखती है कि उसका सिर जो है वो वास्तविक आकार से बड़ा है। शरीर का मध्य भाग जो है वो समान आकार का है और उसके पैर यानी जो उसके टांगे हैं वो वास्तविक आकार से छोटी हो गई हैं। जादुई दर्पण में जो विभिन्न दर्पणों के संयोग का क्रम है वो ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से है। ए कहता है समतल, उत्तल तथा अवतल है, बी है कि उत्तल, अवतल तथा समतल है, सी है कि अवतल, समतल तथा उत्तल है और डी है उत्तल, समतल तथा अवतल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल, समतल तथा उत्तल। क्यों? क्योंकि देखिए बालिका जो है वो कह रही है कि उसका सिर जो है वो वास्तविक आकार से बड़ा है और आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक आकार से बड़ा बनता है। तो इस वजह से जो पहला दर्पण है वो उसका अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद में शरीर का मध्य भाग जो है वो समान आकार का है। तो शरीर का मध्य भाग जो है वो समान आकार का है, तो ये जो दर्पण होगा दूसरे नंबर का ये आपका समतल दर्पण होगा। और तीसरा जो है कह रहा है कि छोटी जो पैर का जो वास्तविक आकार है वो छोटी हो गई है ना। तो ये कौन सा दर्पण हुआ? ये आपका तीसरा दर्पण हुआ, उत्तल। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो क्रम होगा वो होगा अवतल, समतल, उत्तल का। समझ में आ गया सबको? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए ए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग आवश्यक है, बी विभक्त वलयों तथा ब्रूशों का प्रयोग आवश्यक है, सी एक अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है और डी है एक आयताकार पाश यानी तार से बने का प्रयोग आवश्यक है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का
प्रयोग आवश्यक है। एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग आवश्यक होता है। विभक्त वलय जो होता है ये दिक् परिवर्तक के प्रयोग से बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा सदैव आर्मेचर यानी कुंडली के पूर्ण घूर्णन के दौरान एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक जल विद्युत संयंत्र में एक जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। बी जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी जल से विद्युत का निष्कर्षण किया जाता है। डी जल को विद्युत में बदलने के लिए पहले भाप में बदला जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जब इक्तरित जल में स्थित, क्योंकि होता क्या है कि जो इक्तरित जल होता है यानी जो इकट्ठा किया गया जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब जल को विद्युत संयंत्रों में ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है तो जल की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जल की गतिज ऊर्जा को जब टरबाइन चलाता है तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एक मात्रक निम्बी है। ऑप्शन ए है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी है किलोवाट घंटा, और ऑप्शन सी है वॉट सेकंड, ऑप्शन डी है जूल सेकंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वोल्ट एम्पियर। विद्युत शक्ति का एक मात्रक वोल्ट एम्पियर है। क्यों? क्योंकि विद्युत शक्ति बराबर जो होता है यानी P बराबर होता है V इंटू आई, तो इस वजह से वोल्ट इंटू एम्पियर ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और किलोवाट घंटा, इसकी बात करें तो किलोवाट घंटा और ऊर्जा सेकंड या वाट सेकंड है ना, ये जो है किलोवाट घंटा और वाट सेकंड ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं, ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। और जूल सेकंड जो है, जूल सेकंड ये प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ए कहता है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, और सी है अनंत पर, और डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। किसी बिंब का वास्तविक अयु समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, तभी जो है उसका वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्यावसायिक विद्युत मोटरें उपयोग नहीं करती हैं। ऑप्शन ए आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी विद्युत धारावाही कुंडली में चालक तार के बहुत अधिक संख्या में फेरे, ऑप्शन सी आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी चुंबक, ऑप्शन डी एक नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी चुंबक। व्यावसायिक विद्युत मोटर में आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसके स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग
किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के निशान का रंग लाल होता है। ये एक दूरी से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि अन्य सभी रंगों की अपेक्षा लाल प्रकाश ऑप्शन ए है धुएं और कोहरे द्वारा ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी है धुएं और कोहरे द्वारा कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी है धुएं और कोहरे द्वारा ज़्यादा अवशोषित होता है। ऑप्शन डी है वायु में तीव्रता से अधिक तीव्रता से गति करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धुएं और कोहरे द्वारा कम प्रकीर्णित होता है। होता क्या है साथियों कि वायुमंडल में हवा के कण तथा दूसरे सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा छोटा होता है। ये बड़ी तरंग दैर्ध्य यानी लाल वर्ण की अपेक्षा छोटी तरंग दैर्ध्य यानी नीले वर्ण के प्रकाश की अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। मतलब ये कि लाल वर्ण जो होता है इसकी अपेक्षा छोटी तरंग दैर्ध्य यानी नीले वर्ण के प्रकाश को अधिक ज़्यादा से प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और इसीलिए ऊंचे भवनों पर लगाए गए खतरे के निशान का लाल रंग अधिक दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि सभी दूसरे रंगों में यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्तदाब प्रतीत कराती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दाब प्रतीत कराती है? ए है प्रकाश का विक्षेपण, बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है धरातल से प्रकाश का परावर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्तदाब प्रतीत होता है क्योंकि जब सूर्य दोपहर के समय ठीक सिर पर होता है तब कम दूरी होने के कारण नीले प्रकाश का क्रम प्रकीर्णन हो पाता है और जबकि क्षितिज से आने वाला प्रकाश अधिक दूरी पर होने के कारण नीले रंग के प्रकाश में प्रकीर्णित हो जाता है और इस कारण सूर्य जो है वो रक्तदाब प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है उस समय सूर्य का जो रंग रक्तदाब प्रतीत होता है इसका कारण है कि जब सूर्य दोपहर के समय हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तब कम दूरी होने के कारण नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन हो पाता है और जब क्षितिज से आने वाला प्रकाश अधिक दूरी पर होने के कारण नीले रंग के प्रकाश में प्रकीर्णित हो जाता है उस समय सूर्य का रक्तदाब प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्यूरी ताप पर ए लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है और बी कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है और सी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है और डी है अनुचुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय बन जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ताप वृद्धि के साथ लोह चुंबकीय घटता है। यदि हम एक लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तब एक निश्चित ताप पर पदार्थ का लोह चुंबकीय गुण समाप्त होने लगता है तथा पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। वह ताप जिस पर एक लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है उसे पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं, उसे पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं और लोह हेतु क्यूरी ताप जो होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। लोह के लिए क्यूरी ताप का मान
770 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तेलों का पैलेडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तेलों को पैलेडियम या निकिल आदि के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो वसा प्राप्त होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, या यह अभिक्रिया जो है ये किसका उदाहरण है? एक कहता है संकलन अभिक्रिया, बी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी है विस्थापन अभिक्रिया और डी है अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही जवाब हो जाएगा ए संकलन अभिक्रिया। दी गई अभिक्रिया जो है, मतलब जब तेल जो होता है, एक सेकंड यहाँ से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये आपका जो है तेल जो होता है ये असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। ठीक है, तेल आपका क्या होता है? असंतृप्त होता है। और जब तेल को H2 यानी हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो इससे आपको प्राप्त होता है वसा। और वसा जो होता है ये संतृप्त होता है। वसा क्या होता है? वसा आपका संतृप्त होता है। ठीक है, तो पूरी अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार होती है। तेल आपका असंतृप्त होता है और इसको H2 की साथ में अभिक्रिया कराया जाता है पैलेडियम और निकिल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको मिलता क्या है? वसा मिलता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है आपकी ये संकलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। सिरका निम्न का विलयन है। सिरका निम्न का विलयन है। ए है एल्कोहल में 50% 60% एसिटिक अम्ल का, बी है एल्कोहल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का, और सी है जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल का, डी है जल में 50 से 60% एसिटिक अम्ल का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन सिरका कहलाता है। जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? मतलब सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो जो अधातुएं होती हैं ये आपकी विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। ए है हीरा, बी है ग्रेफाइट, सी है सल्फर, डी है फ्लोरीन। सही जवाब होगा बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत की सुचालक है और ये एक अधातु है। ये आपकी क्या है? एक अधातु है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ये किसका अपर रूप है? ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का क्या है? ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गैल्वेनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाता है। निम्न में से लोहे पर किस धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है? पढ़ाई नहीं होगा यहाँ पे, चढ़ाई जाती है। ठीक है, गैल्वेनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाती है और आपसे पूछा गया कि निम्न में से लोहे पर किस धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है। सही ऑप्शन क्या होगा? गैलियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है सिल्वर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक की, है ना।
जिंक धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक यानी जेडन की एक महीन परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है, और यह जो प्रक्रिया होती है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है। ए है कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं, बी है खट्टे तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं, सी है खट्टे तथा नीला लिटमस को लाल करते हैं, और डी है कड़वे तथा नीला लिटमस को लाल करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा गुण समानतया आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। ए है जल में विलयता, बी है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, और सी है उच्च क्वथनांक तथा गलनांक, और डी है गलित अवस्था में विद्युत चालकता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता आयनिक यौगिकों का केवल जलीय विलयन या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं। तो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं ये केवल जलीय और आयनिक यौगिक केवल जलीय या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित और जलीय अवस्था में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं, मुक्त आयन नहीं उपस्थित होता है। इस वजह से ठोस अवस्था में विद्युत चालकता का गुण ये नहीं प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद्युत तारों पर एक विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है जो समानतः होता है। ए सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी पीवीसी और डी ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीवीसी। विद्युत तारों पर एक विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है जो समानतः पीवीसी का बना होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी का मतलब होता है पॉली विनाइल और क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एक संश्लेषित प्लास्टिक बहुलक है जो कुचालक होता है और विद्युत तारों के ऊपर विद्युत रोधी परत चढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती है। ए निकिल तथा क्रोमियम, बी कॉपर तथा क्रोमियम, सी निकल तथा कॉपर और डी कॉपर तथा एयू, है ना। क्या सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ए। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन की एक बहुत उपयोगी यानी बहुत उपयोगी पदार्थ है और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में निकिल तथा क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा जो होता है, स्टेनलेस लोहा जो होता है ये आपका यानी Fe होता है। इसमें कार्बन सी निकिल, इसमें आपके कार्बन होता है, निकिल होता है और निकिल के साथ में आपके क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनी मिश्र धातु होती है ना। तो लोहे को जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आपके Fe होता है, कार्बन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। ठीक है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्लास को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर करते रहिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए।
ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसका उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है। ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, डी है एक्वा रेजिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है। एक्वा रेजिया का एक अन्य नाम है अम्लराज। एक्वा रेजिया का एक अन्य नाम है अम्लराज, जिसे HCl कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? HCl कहा जाता है ना, अम्लराज। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक्वा रेजिया का अन्य नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया अम्लराज, अम्लराज या एक्वा रेजिया। ये आपके सांद्र HCl और HNO3, सांद्र HCl और HNO3, एक सेकेंड। एक्वा रेजिया या आपका जो अम्लराज है, ये आपके सांद्र HCl और HNO3 3:1 का एक ताज़ा मिश्रण होता है और इसी का उपयोग करके सोने को पिघलाया जाता है। तो जो आपका एक्वा रेजिया होता है, ये HCl और HNO3 का मिश्रण होता है 3:1 में, यानी 3 अनुपात आपका HCl होगा तो 1 अनुपात आपका HNO3 होगा। इन दोनों का मिश्रण ही आपका एक्वा रेजिया कहलाता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, और इस मिश्रण का प्रयोग करके सोने को पिघलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 कहता है फेफड़ों के ऊपर का आवरण होता है। ए पेरिकार्डियम, बी पेरिकॉन्ड्रियम, सी फुफ्फुसावरण अर्थात प्लेयूरल कला, और डी है पेरिटोनियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फुफ्फुसावरण अर्थात प्लेयूरल कला। फेफड़ों के ऊपर फुफ्फुसावरण अर्थात प्लेयूरल कला नामक महीन आवरण होता है, और इनका देहभित्ति से संलग्न आवरण पेराइटल प्लेयूरा होता है, और फेफड़ों से जो संलग्न आवरण होता है वो विसरल प्लेयूरा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। धमनियों में या धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती हैं जो कि ए रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, बी कोशिकाओं में विभाजित होकर शिरा से जुड़ती है, सी रुधिर को एक संहवनी अंग से दूसरे संहवनी अंग तक ले जाती हैं, एंड डी ऑक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सही जवाब होगा ए रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, जबकि अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी में अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl आमाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन ए है प्रधान कोशिकाओं से, ऑप्शन बी है पैराइटल कोशिकाओं यानी ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, एंड ऑप्शन सी है पेप्टिक कोशिकाओं से, और ऑप्शन डी है गोबलेट कोशिकाओं से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पैराइटल कोशिकाओं यानी ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, है ना। ऑन्जेक्टिंग या पैराइटल कोशिकाएं आमाशय की आंतरिक सतह पर स्थित होती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है? ए है जल और CO2 का अपचयन, बी है जल और CO2 का ऑक्सीकरण, सी है CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण, डी है CO2 का ऑक्सीकरण और जल का अपचयन। सही जवाब हो जाएगा सी CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के परिमाण स्वरूप, है ना, जब प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया होता है तो इसमें CO2 का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स क्रिया होती है
जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। किस तरह से यह अभिक्रिया होती है, आइए इसको समझते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब 6CO2, ठीक है, इसमें होता क्या है, एक तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है और CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। तो जब हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जल के 12 अणु के साथ में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु के अभिक्रिया होती है और ये होती है प्रकाश की उपस्थिति में। इस वजह से इसको प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया कहा जाता है। और हरित लवक की उपस्थिति में भी होती है ये। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि आपको क्या मिलता है, शर्करा मिलता है। शर्करा का निर्माण होता है C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके साथ में आपको और क्या प्राप्त होता है, इसके साथ में आपको 6H2O यानी जल प्राप्त होता है और 6O2 यानी ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये अभिक्रिया होती है आपकी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हरित पादपों में निर्मित भोजन पत्तियों से अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स, डी मज्जा। सही जवाब होगा बी फ्लोएम। हरित पादपों में निर्मित भोजन पत्तियों से अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बनिक खाद्य पदार्थों यानी शर्करा का निर्माण होता है और पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे तथा पार्श्ववर्षीय पादपों अंगों में फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये फ्लोएम के द्वारा अन्य भागों तक पहुंचता है। बात करते हैं आज के इस क्लास के आखिरी प्रश्न की। और आखिरी प्रश्न जो है ये एक न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 3 बल्बों ABC जिन पर क्रम से 40, 60 वाट तथा 100 वाट अंकित है को एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है? ऑप्शन ए है सभी बल्बों की चमक समान होगी। ऑप्शन बी है बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। ऑप्शन सी है बल्ब बी की चमक बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी और बल्ब सी की चमक बल्ब बी की अपेक्षा कम होगी। तो इन चारों कथन में से कौन सा कथन इस प्रश्न के लिए सही होगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपकी यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी चैनल पे लगातार बने हैं और क्लास को डेली देखते हैं यानी क्लास को अटेंड करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और निश्चित तौर पे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और बाकी साथियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा समय निकालिए और क्लासों को देखना शुरू कीजिए। बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से। बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको पैसा देना होता है लेकिन ये बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए और बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी विषयों का जो है अध्ययन कराया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में, बहुत शानदार तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से। तो आप सभी साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए और क्लास को पूरा देखिए। क्लास को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको क्लास का एक भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा और फिर परीक्षाओं में आप गलती करेंगे। तो सब लोग जल्दी से क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा कीजिए, है ना, और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।